Okay. सो अब देखें आप लोगों को इसमें सबसे फर्स्ट इस अच्छा आप लोगों को सबसे पहले तो एक इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग अपने पास एक पेन और एक कॉपी अपने पास आप यूज़ करें, ठीक है? इसकी अवेलेबिलिटी को आप 100% रखें। देन फिर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और इंस्ट्रक्शंस दूँगा कि आप लोगों ने अपने आप को एज़ अ मैनेजर सपोज़ करना है, ठीक है? क्योंकि ये मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं, तो आप लोगों को मैनेजमेंट के हिसाब से ही अपने आप को माइंड मेकिंग करनी है। देन फिर आप लोगों ने इसमें एक और इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए कि सभी चीज़ों के लिए आप ही ज़िम्मेदार हो, ठीक है? जो चीज़ इसमें पढ़ाई जा रही है, उसमें आप ही अपने ही आपको सपोज़ करना है आपने। यूँ समझने कि कोई आपको समझाने वाला नहीं है, ठीक है? देन आपको उसको समझ के आगे अपने ऊपर खुद इम्प्लीमेंट करना है और माइंड मेकिंग करनी है, ठीक है? खैर, अच्छा आयुष क्या है? बेसिकली अब आयुष के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली आयुष की अगर आप इसकी आयुष स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है? एक इंस्टीट्यूट है जो हर पेशे में सेफ्टी और हेल्थ को जो है डिस्कस करता है, उसके स्टैंडर्ड वगैरह को प्रीफर करता है, ठीक है? और जितने भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं तो वहाँ आयुष की बेसिक ट्रेनिंग्स तो लाजमी होनी चाहिए हर वर्कर के पास, ताकि वो अवेयर हो उसकी अपनी ड्यूटीज़ से, अपनी यूँ समझ लें कि अपने राइट्स से, उसको राइट्स अपने पता हो। देन फिर फर्दर जब भी उससे इंटरव्यू किया जाता है ड्यूरिंग ऑडिट, सो वो किसी भी चीज़ में इस तरह से बिहेवियर, स्ट्रेस में ये सब चीज़ें उसकी चेक की जाती हैं। देन फिर उससे आयुष के हवाले से कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी ट्रेनिंग वगैरह, अभी आप इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपको मालूम भी होगी, ठीक है? देन आपकी माइंड मेकिंग होगी। ठीक है, आयुष के बेसिकली 2 पार्ट हैं, ठीक है? एक होता है आयुष वर्किंग सेफली और एक होता है आयुष मैनेजिंग सेफली। वर्किंग सेफली में ओनली वर्कर के लिए होता है कि बेसिकली एक जो वर्कर है स्पेसिफिक वर्क कर रहा है, तो उसमें मैनेजमेंट का कोई भी बंदा आता है, उसको स्पेसिफिक दे देता है कि आपने वहाँ पे शुरू में टी डब्ल्यू टी जो भी होती है, टीबीटी वगैरह, और देन किसने ज्वाइन किया? मैं फराज ज्वाइन कर रहे थे, खैर। अच्छा, तो फराज ज्वाइन कर लिया जी, ठीक है। अच्छा, सो इसमें अब आप लोगों को मैं अब सेकंड का कोर्स होता है इसमें इंटर आयुष का, वो मैनेजिंग सेफली है। ये बेसिकली मैनेजमेंट के लोगों के लिए होता है, ठीक है? बेसिक बेसिक से स्टार्ट होता है बेसिकली ये। और जो भी मैनेजमेंट में एंटर होना चाहता है, फर्दर प्रोसीड करना चाहता है, तो उसको मैनेजमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। मैनेजमेंट में जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। मैनेजमेंट में जो जो रिपोर्ट्स मेकिंग का वर्क होता है, रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये सब के बारे में वो अवेयर होना चाहिए। सो जब जब आप लोगों का इसकी अवेयरनेस होगी, जब भी आप फर्दर इंटरव्यू वगैरह में प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है? आयुष के बाद ये मत सोचिएगा कि आयुष हमने कर लिया देन हम इस काबिल हो गए कि फर्दर मैनेजमेंट में मूव कर सकते हैं, नहीं, इसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये जस्ट लाइक आपका स्टार्टअप है, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर टोटल 7 मॉड्यूल हैं आपके लेक्चर में जिसको हम डिस्कस करेंगे। टोटल इसके 7 मॉड्यूल हैं, जिसमें से इसका फर्स्ट मॉड्यूल है वो उस पर आप बात करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट मॉड्यूल आपको बताता है कि इंट्रोडक्शन बताता है कि मैनेजिंग सेफ्टी का। अब इंट्रोडक्शन में बेसिकली फर्स्ट जो इसका मॉड्यूल है उसके बेसिकली 2 पार्ट है। पहला है कि व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली, क्यों ज़रूरी है हमें किसी भी चीज़ को सेफ तरीके से मैनेज करना, ठीक है? ये हम देखेंगे इसमें। और सेकंड है व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ मैनेजर। एज अ मैनेजर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? जैसे मैंने कहा था कि आप ही को अपने आप को इसमें अज्यूम करना है मैनेजर, और इसमें आपको सिखाया जाएगा आपकी ड्यूटीज़ क्या है। आपकी यूँ समझ लें कि आपका स्ट्रक्चर एज अ इंडस्ट्री में क्या होता है, ठीक है? सो इसको आप फर्दर डिफाइन करते हैं। तो पहला इसमें पार्ट डिस्कस करने से पहले, जो इसका पहला पार्ट है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, जो एक स्टोरी इसके अंदर लाज़मी आयुष कहता है। वैसे तो कहता है आयुष कहता है दिखाओ आप स्टोरी। आयुष दिखाने में ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होता है, एज़ मैं इसको आप लोगों को वर्बली इसमें गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों की माइंड मेकिंग हो, आप उस तरह से सोचें। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में आप लोगों ने हादसे वगैरह देखे होंगे या फिर अपनी लाइफ में कभी सुने होंगे, या किसी रिश्तेदार वगैरह में, रिलेटिव वगैरह में कोई इंसिडेंट वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह हुए होंगे, ठीक है? अब उस एक्सीडेंट के नतीजे में आप लोगों को मैं 4 चीज़ें बताऊँगा और चंद बातें बताऊँगा,
जिससे आप लोगों को उसका वैल्यूज़ का पता चलेगा बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मेरा कोई रिलेटिव है, ठीक है, और वो इंडस्ट्री में जॉब करते हैं और उनका एक बेटा है, ठीक है, 10 साल का उनका एक बेटा है और दूसरा बेट अभी सेकंड उनकी यूँ समझ लें कि वाइफ़ जो वो प्रेग्नेंट है सेकंड टाइम, ठीक है, और वो अभी जॉब पे हँसते-खेलते सुबह गए, ठीक है, और जॉब पे जाने के बाद वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्क करते-करते लोड हैंडलिंग का वर्क होता है। स्कैफोल्डिंग यू नो वेल जब बिल्डिंग बनती है तो उससे पहले स्ट्रक्चर वगैरह उसकी सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, उसको स्कैफोल्ड कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग से कोई हेवी मटेरियल गिर जाता है, अब उसको उठाने के लिए वो बगैर किसी टेक्निक्स के, बगैर किसी सेफ्टी के हार्नेस बेल्ट वगैरह होती हैं, वो यूज़ ना करते हुए वो उस सामान को यूँ समझ लें कि एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहीं से उनका पैर फिसलता है और वो 10 फुट या 10 फुट तकरीबन ऊपर से गिरते हैं और ज़मीन पे यूँ समझ लें कि स्टेबल ज़मीन स्टेबल जो है आपकी लैंड है वो स्टेबल नहीं होती है, ठीक है? जिसकी वजह से उनको ज़्यादा एक्सीडेंट उनका ज़्यादा हार्ड होता है और ऑन द स्पॉट उनकी जो है डेथ तो खैर नहीं होती है, ऑन द स्पॉट उनकी काफ़ी इंजर्ड होते हैं वो, ठीक है? देन फिर अब उनको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है 4 से 6 महीने तक। अब 4 से 6 महीने वो हॉस्पिटलाइज़ होने के बाद उनका एक हाथ और एक उनका पैर चला जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है। अब आप उनकी कंडीशन देखें, उनकी वाइफ़ भी सर्व कर रही हैं और उनका जो बेटा 10 साल का है, उसके भी फ्यूचर है पूरा। देन फिर आप इंडस्ट्रीज़ पे बात करें तो इंडस्ट्रीज़ पे क्या रेपुटेशन पड़ेगी वो अभी आप आगे आगे देखेंगे, इंडस्ट्रीज़ की जो रेपुटेशन है। द इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा, वो भी अभी आगे देखेंगे आप, ठीक है। देन फिर फैमिली की अभी सिर्फ़ आप बात करें कि फैमिली कितनी डिस्टर्ब हुई होगी। अब देन फिर वो बेड रेस्ट कर रहे हैं, आज से 4 साल, 5 साल जितने भी हो वो बेड रेस्ट कर रहे हैं। सेकंड उनकी वाइफ़ जो है वो जॉब पे जाती हैं सुबह, ठीक है? और अपने यूँ समझ लें अपने 2 नहीं अपने 3 बच्चों को वो परवरिश कर रही हैं, ठीक है? जिसमें से 2 और जो उनका जो हस्बैंड है लाइक जिस उनको भी बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करिए जिस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करती है। सो कितनी लाइफ़ चेंज हुई है आप खुद समझ सकते हैं, फिर उसके कितना उनको स्ट्रगल करना होगा लाइफ़ में ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है? सो ऐसा किसी ने कभी कोई हादसा वगैरह देखा तो ऐसा डिस्कस कर सकते हैं। जी, ज़ीशान एंड नूर आलम, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, 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 ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, दरअसल हमने इस चीज़ पे सेफ्टी का जो ये है अपना कोर्स है, इस दौरान जो हम लोगों ने अरामको के अंदर जितना भी वर्क किया है ना, जी, जी। तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा कोई हादसा नहीं देखा, ना कोई इंजरी देखी। ओके, ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। देन इसके हवाले से मैं आपको एक्सीडेंट फर्दर भी बता दूँ। एक्सीडेंट की अगर बात करते हैं तो एक्सीडेंट सिर्फ़ इंडस्ट्रीज़ वगैरह में नहीं, ठीक है? कंस्ट्रक्शन लेवल पे अभी आप आगे देखेंगे कंस्ट्रक्शन लेवल पे कितने ज़्यादा होते हैं। ऑयल एंड गैस में अगर आपने कभी विज़िट हुआ हो, ऑयल एंड गैस में भी काफ़ी इंसिडेंट होते रहते हैं क्योंकि H2S गैस वहाँ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है, ठीक है? खैर चलें आगे फर्दर मूव करते हैं। अच्छा, अब इसमें पहला पार्ट है कि व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफ्ली? जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसमें इंडस्ट्रीज़ किस तरह से अफ़ेक्ट होती है वो देखते हैं चलें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज़ पहले एक सिनेरियो एक और देखते हैं कि ये एम्बुलेंस आई हुई है, मीन्स कोई इंसिडेंट हुआ है कंपनी में, ठीक है। कंपनी का लोगो देख सकते हैं आप, हेडक्वार्टर है, बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। देन आप ये 2 इसमें जो बंदे देख रहे हैं, ठीक है, दोनों मैनेजर हैं, ठीक है। इन दोनों को आपने ज़हन में रखना है, इन दोनों की शक्लें आपने याद रखनी है, एंड तक ये आपके साथ रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये इंजर्ड पर्सन के घर पर आए, ठीक है? उसकी वाइफ़ एंड उसका सन साथ खड़े हैं, तो उसको रिपोर्ट करने आए हैं कि आपके हस्बैंड के साथ हादसा हो गया, इंसिडेंट हो गया जिसके अगेंस्ट उनको हॉस्पिटलाइज़ कर दिया गया। सो आप हमारे साथ चलें या फिर जैसा भी है, ठीक है। अच्छा, देन फिर इसके बाद अभी इसकी आपने मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर इसके क्या असरात आए होंगे, ये आप सोच सकते हैं, ठीक है। सो इसको भी डिफाइन करने की अगेन मेरे को ज़रूरत नहीं है। देन फिर अब आप इसके देखें कि कंपनी को क्लोज़ कर दिया जाता है, जो भी इंडस्ट्री है, ठीक है? हाँ, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे हमारे यहाँ पे सीपा है, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगर आपने इसके बारे में नॉलेज है, नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लें।
सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, सीपा के नाम से, ठीक है। ये शान चौरंगी पे, कोरंगी पे इसका ऑफिस है, ठीक है, राइट साइड पे। जितने भी इंडस्ट्रीज़ के इश्यूज होते हैं एनओसी के, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, क्लियरेंस के, कंपनी के ब्रांड लगने के, केसेस वगैरह के, ये सब वहीं से डील हो रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड जो फाइनेंशियल होते हैं वो तो फिर केसीसीआई वगैरह मेंबरशिप है, और भी फर्दर चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, खैर ये हम बता दें कि रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स वगैरह की तरफ से इसको नोटिस दे दिया जाता है। देन मीडिया आ जाता है वहाँ पे फर्दर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री में कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो मीडिया तो आएगा। मीडिया को तो न्यूज़ वगैरह चाहिए होती है। अब मीडिया आता है तो वो आपकी रिपोर्टिंग करता है, और वो न्यूज़ फर्दर पूरे स्प्रेड हो जाती है पूरे आपके कंट्री में, सिटी एंड कंट्री, यूँ तो कह लें कि फर्दर रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ तक भी पहुँच जाती है। और ये रिपोर्ट होते हैं, और ये केसेस रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, देन फिर फर्दर क्या होता है इंडस्ट्रीज़ के लॉस में, क्या हो जाता है मीडिया के बाद के परचेज ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इसमें होता क्या है बेसिकली, कोई भी इंडस्ट्री है, अब फ़र्ज़ करें मैं एक आपका क्लाइंट हूँ और आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, और आप यूँ समझ लें प्लास्टिक प्रोडक्शन की इंडस्ट्री चला रहे हैं, और मैं आपको कॉस्मेटिक के लिए, सॉरी कॉस्मेटिक को छोड़ें, मैं आपको मेडिकल के लिए, फार्मास्यूटिकल की आपकी इंडस्ट्री है, और प्लास्टिक प्रोडक्शन की आपकी इंडस्ट्री है, आप फार्मा के भी प्रोडक्ट बनाते हैं प्लास्टिक के जितने भी होते हैं। तो मैं आपको ड्रॉप के लिए, ड्रॉप जो आता है इसमें प्लास्टिक के, तो मैं उसका आपको एक ऑर्डर देता हूँ कि मुझे 2 साल तक आप मुझे, हाँ, एवरी मंथ 10 लाख, अराउंड 1 मिलियन आप मुझे पीसेस देंगे, ठीक है। ठीक है, ऑर्डर डन हो जाता है, मैं आपकी इंडस्ट्री का ऑडिट वगैरह करता हूँ, और आपको कल मैंने एडवांस के लिए पैसे देने हैं, कल मैंने एडवांस देना है अपना वर्क शुरू करने के लिए। लेकिन मेरे पास आज रात में आपकी न्यूज़ आ जाती है, आपकी कंपनी से ये हादसा हो गया एचईसी का, जिसकी वजह से इंडस्ट्री कोर्ट ने आपको बैन कर दिया, एक नोटिस इशू कर दिया। सो मैं अब आपके पास एडवांस देने से पहले, अब एडवांस भी आप सोच सकते हैं मैं कितना एडवांस दूंगा, ठीक है। एक इंडस्ट्री है, कोई लोकल वर्क नहीं हो रहा है। सो मैं अब आपको एडवांस देने से पहले आपसे ऑर्डर वगैरह, ज़्यादा तो मैं यही सोचूंगा कि मैं, वैसे ज़्यादा रिस्की है मेरे लिए मामला ये। सो मैं आप लोगों को ऑर्डर देने से पहले, एडवांस पेमेंट करने से पहले 10 बार सोचूंगा, अपनी मीटिंग वगैरह बिठाऊंगा, आपसे कांटेक्ट वगैरह करूंगा। आप तो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हो पाऊंगा जब तक मैं आपसे कहूँगा, जब तक ये नोटिस का आप इशू क्लियर करें, देन फिर फर्दर देखते हैं। और खुदा ना खास्ता इशू क्लियर ना हुआ, या फिर क्लाइंट आपके हाथ से चला गया, परचेज ऑर्डर कैंसिल करके कहीं और दे दिया, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। सो आपको कितना लॉस हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते इसका, ठीक है। सो ये इसका ड्रॉबैक आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाएँ इसके, अब इन सिनेरियोज़ जो आपने भी देखे हैं, तो आपको इसमें 3 मेजर रीज़न समझ में आए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला तो मोरल, ठीक है। मोरल क्या होता है कि इखलाकी ये रवैया होता है, बिहेवियर होता है वर्क एम्प्लॉयर का अपने एम्प्लॉई के साथ और अदर देन। ये कैसे होता है, जिस तरह मैंने बताया, एक्सीडेंट होता है, ठीक है, किसी भी वर्कर का, और इंजर्ड नहीं, कुछ भी उसके साथ मामला होते हैं। अब इसमें मैं आपको सामने एक रेफरेंस पेश करूंगा 2 लोगों का, आप लोग खुद इसको अभी समझ जाएंगे मोरल बेसिकली होता क्या है। अब एक जगह मैं, एक ही जगह एम्प्लॉई हूँ, और दो मेरे, मैं हूँ और एक मेरे साथ आप है, ठीक है। आप कोई भी हो सकते हैं, अपने आप को अज्यूम करें, दोनों बंदे हम एक ही जगह काम कर रहे हैं, और दो मुख्तलिफ मुख्तलिफ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक जगह मुझे चोट लगती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम मुझे कोई भी मैं एक्सीडेंट हुआ है मेरे साथ, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट, एक जगह मुझे फर्स्ट एड दी जाती है, मुकम्मल फर्स्ट एड दी जाती है। देन अगर ज़रूरत पड़ती है मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद देन ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बेड रेस्ट दिया जाता है। बेड रेस्ट देने के बाद फर्दर मुझे जो भी चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी की जाती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी डॉक्यूमेंट जो भी इसकी इंश्योरेंस होती है। सो इसमें क्या होता है, फर्दर मेरी भी मोटिवेशन होती है कि मैं भी इंडस्ट्री को जो है रिटर्न बैक करूँ। देन मेरे साथ जो आप वर्क कर रहे हो, आप भी देखते हो कि इंडस्ट्री ने मेरे टाइम में मेरे साथ कितनी सपोर्ट की है। तो आपका मोरल भी इंक्रीज़ होगा, मेरा भी इंक्रीज़ होगा। ऑन द अदर हैंड सेकंड टाइम, अगर सेकंड बात करेंगे, एक सेकंड कंपनी है, मेरे साथ कोई एक्सीडेंट होता है, तो इंडस्ट्री क्या करती है, सबसे पहले तो बोलती है इस बंदे को हटाओ, ठीक है, इसके साथ एक्सीडेंट हो गया, किसी काबिल नहीं है, और इसको आप ले जाएँ, और मेरे साथ कोई, और दे दिए शुरू में, ये समझ लें कंपनसेशन के लिए जितने बनते थे उसका 50%, 25% दे के फारिग करके दूसरा बंदा लिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो मेरा तो मोरल डिक्रीज़ हुआ ही हुआ। अदर देन आप मेरे साथ काम कर रहे थे, आप भी कहोगे यार मेरी भी यहाँ पे लाइफ सिक्योर नहीं है। तो देन आपका भी मोरल डिक्रीज़ होगा, और आपको देख के आप जब स्प्रेड होगी आपकी जो बातें हैं,
जब स्प्रेड होंगी तो अदर जो जितने रिलेटेड पर्सन है उनका भी मोरल डिक्रीज होगा। तो यूँ आप समझ सकते हैं इसमें वर्क क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जब आपको ऐसा मोरल वगैरह का डिक्रीज़ होगा आपका मोरल, तो आपकी आप भी जो वर्क कर रहे होंगे उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी जो प्रीवियस थी, ठीक है? और फिर नया बंदा जो हायर करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पर्सन, वो इसमें क्वालिटी वो भी शो नहीं कर पाता। सो मोरल का एक इसमें सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है। इसकी मिसाल अभी आपको लेटेस्ट में दूँ तो रजबी टेक्सटाइल में, आपने नाम अगर से वाकिफ़ है नाम से, रजबी टेक्सटाइल। सो इनका 2 साल पहले ऑर्डर जो है इनके पास बिल्कुल भी नहीं थे, यूँ समझ लें माइनस में जा रही थी कंपनी, इंडस्ट्री। देन क्या हुआ, इन्होंने क्या करते हैं ये लोग अपने वर्कर की इन्होंने फुल सेफ्टी का ख्याल रखा हुआ है, जितने भी डॉक्यूमेंटेड वर्क है उनके पॉलिसीज़ हैं उसको कंप्लीट रखते हैं। और उनके साथ जो भी उनका मोरल प्रोसीजर है वो बहुत टफ है उनका। यूँ समझ लें जो लास्ट स्वीपर था उसको ग्रेजुएटी के तौर पे जो उसका ईयरली जो उसकी ग्रेजुएटी बनी थी वो इंसेंटिव प्लस था उसका। तो मिनिमम 80,000 जो है उसका इंसेंटिव दिया गया था, ठीक है? और अदर देन जितनी 2 महीने तक फिर जो ये एक मैं सबसे लोअर लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है? और इसके अलावा भी वहाँ पर जितनी भी सपोर्ट है, अच्छा वहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी जिस लेवल का भी पर्सन है वो डायरेक्टर से डायरेक्ट मुखातिब हो सकता है। और ये इसके अंदर सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में आपको सुपरवाइज़र, मैनेजर से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, डायरेक्ट नहीं होने दिया जाता आपको। आप हालाँकि आपके अंदर कॉम्पिटेंसी है, लेकिन आप उस लेवल की वजह से जो है ना आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये भी एक सबसे बड़ा डिक्रीज़ का पॉइंट होता है। सो वहाँ पे क्या हुआ था, फिर ये 2 महीने तक वहाँ पे उनका प्रोजेक्ट नहीं था, उन्होंने अपने एम्प्लॉयी को सैलरीज़ नहीं दी थी। लेकिन एक एम्प्लॉयी भी वहाँ से छोड़ के नहीं गया, उन्होंने कहा ये हमारे साथ बुरे वक़्त में हमारे साथ साथ थे, आज इनका बुरा वक़्त है तो आज हम के इनके साथ हैं। लोगों ने काम करके दिया 2 महीने तक, ठीक है? देन फिर था इन 3 मंथ, 3rd मंथ में वो इंडस्ट्री को प्रोजेक्ट वगैरह मिले, देन आज दोबारा से वो यूँ समझ लें स्टेबल हो गई। सो ये आप इसका मोरल का आप समझ गए होंगे कि अब बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस कितनी होती है। सेकंड आ जाए लीगल पे। लीगल में बेसिकली जैसे मैं बताई थी इन्फोर्समेंट आ जाती है, अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स वगैरह की तरफ से। जिस तरह से अभी आपने देखा था कि इसमें जिस तरह से आपने देखा था अभी कि कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और आपकी वजह से किसी अदर रिलेटेड कंपनी वगैरह या एम्प्लॉय वगैरह केस कर देता है आपके ऊपर, तो आपके पास नोटिस आ जाता है। उस नोटिस के अगेंस्ट अगर वो पॉजिटिव अगेंस्ट ये समझ लें नोटिस होता है, साबित होता है, तो देन आपको फिर फाइन्स वगैरह उसमें पे करने होते हैं और वो फाइन काफ़ी होता है, यूँ समझ लें, ठीक है? और फाइन आपको एक बार अगर लग जाता है, देन उसकी दोबारा ऑडिटिंग, उसके लिए दोबारा अपने ये समझ लें इंस्पेक्शन वगैरह होती ही रहती है। तो इन सब से भी बचने के लिए आपको लीगल इन्फोर्समेंट वगैरह से बचने के लिए, अब लीगल में होता है क्या है, बाज़ औक़ात आपका हो सकता है क्लाइंट का ऑडिट चल रहा हो और ड्यूरिंग ऑडिट कोई अथॉरिटी का पर्सन आ जाए, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का, तो ये भी गुड इम्पैक्ट नहीं होता। तो वो भी एक क्लाइंट भी सोचता है कि इनके पास ये लीगल अथॉरिटी के पर्सन, इन्फोर्समेंट एजेंसी वगैरह क्यों आ रही है, ठीक है? वो रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करते हैं, बाज़ औक़ात तो एनफोर्समेंट रिकॉर्ड वगैरह दिखाते नहीं हैं लोग क्योंकि उसमें केसेस वगैरह होते हैं प्रीवियसली। खैर, थर्ड पे आ जाएँ फाइनेंशियली। फाइनेंशियली एक तो मैंने अभी आपको बताई लीगल में जो फाइन्स वगैरह के इश्यूज़ आते हैं, ये भी एक कुछ हद तक फाइन्स फाइनेंशियल में इंक्लूड होते हैं। ऑन द अदर हैंड बात करें तो फाइनेंशियल को बेसिकली अब आप लिख लें, ये 2 पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ। बेसिकली तो निबो कुछ चीज़ें आपको इसमें एक्स्ट्रा भी पढ़ाई जाएँगी। अदरवाइज़ मैं इसको अगर डायरेक्ट पढ़ाऊँ तो आपको मैं सिंपल कह दूँ कि 3 रीज़न होते हैं, मोरल, लीगल एंड फाइनेंशियल। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है ना? सो टारगेट यही है, इंशाल्लाह इसको अचीव करेंगे। तो फाइनेंशियल के आप 2 पॉइंट्स लिख लें। बेसिकली फाइनेंशियल को बेसिकली बहुत सारी चीज़ों से फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं और बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन हमने इसको मेजरली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? ये इसमें बुक में शामिल नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इसमें यूँ समझ लें गाइडेंस के तौर पे बताया जा रहा है। सो मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो? ज़ीशान? नूर? On a हेलो। count three. Four. जी, जी, फराज़ बोलें, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, जी सर। जी, जी, तो मुझे काइंडली आप लोग अपनी जी, अवे जी आ रही है सर। जी, 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 मुझे काइंडली अपनी अवेयरनेस का जो है ना अपने प्रेज़ेंटेशन का मुझे यूँ समझ लें कि रिस्पॉन्स देते रहें। खैर, सो फाइनेंशियल में 2 पार्ट हैं, इसको आप लिख लें कि पहला होता है
डायरेक्ट कॉस्ट, सेकंड होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये बेसिकली निबोश वगैरह में आपको स्टडी करवाया जाता है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल में डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जो डायरेक्ट आपके ऊपर इस तरह से आती है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया और या कोई। आपकी आवाज़ कट रही। अच्छा, मेरी आवाज़ कट रही है, अभी सही आ रही है? हेलो। जी सर, मुझे तो शुरू से ही क्लियर आ रही है सर आपकी आवाज़। अच्छा 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 अच्छा, ये काइंडली आप थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन गुड यूज़ कर लें, ठीक है। सो निशान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है ओके बिल्कुल। ओके ओके, देन आप यूसुफ प्लीज़ इंटरनेट कनेक्शन ठीक यूज़ कर लें और इसको आप करेक्ट 4G पे लेकर आएँ, और 4G बाज़ों का डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, तो फाइनेंशियल की तरफ आते हैं। फाइनेंशियल में 2 हैं, 2 टाइप्स मैंने बताई आपको, एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक सेकंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होती है, तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। यूँ समझ लें कि आपके कोई इंडस्ट्री में एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो उसको आपने क्या करा, कंपनसेट करने के लिए उस पे जितने भी एक्सपेंस होता था वो आपने उसको एक्सपेंस किया। देन फिर आपने उसको नोट डाउन कर लिया, मेरा इतना एक्सपेंस हुआ है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। इसके अलावा कोई किसी चीज़ का लॉस हुआ है, किसी आपके इक्विपमेंट का लॉस हुआ है, तो वो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसको आप मेजर ही नहीं कर सकते। जिस तरह से मैंने बताया था, आपका क्लाइंट आपसे चला गया, अब क्लाइंट हो सकता है आपको इन फ्यूचर 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता आपके साथ, और आपको अरबों रुपए का उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलता, तो और इसमें आपको प्रॉफिट करोड़ों रुपए का होता, तो ये इनडायरेक्ट लॉस है, आप मेजर नहीं कर सकते इसको, ठीक है। सो इस तरह के कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, ठीक है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। फिर फाइन है, फाइन को भी आप बाज़ औक़ात मेजर नहीं कर सकते, कितना फाइन लगेगा, ठीक है, कुछ पता ही नहीं आपको किस एक्टिविटी का कितना फाइन हो, तो ये भी इनडायरेक्ट लॉसेस वगैरह में आपके पास आ जाता है। फाइन वैसे कि अभी आगे देखेंगे, डायरेक्ट लॉस डायरेक्ट कॉस्ट में भी आता है, इनडायरेक्ट में भी आता है, ठीक है। बाज़ औक़ात फाइन इस तरह के होते हैं, वो चलते रहेंगे सालों-साल, कब तक चलेंगे कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है। सो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का आप लिख लें, इंशाल्लाह जब आप फर्दर कभी निगोश करेंगे तो उसमें आपका माइंड काफ़ी क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ तक का किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी, क्लियर है सर, आगे ओके। बढ़िए सर, ज़ीशान, क्लियर आपको सर। क्लियर है? ज़ीशान, हेलो। यूसुफ, आप निबोश की क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर अभी आयुष में ही है? जी जी सर, क्लियर है क्लियर है। ओके ओके। यूसुफ आई थिंक निबोश की क्लास में चले गए है। अच्छा जी, तो फर्दर प्रोसीड करते हैं। आ, क्या कह रहे हैं फराज? मैं कह रहा हूँ आज निबोध की क्लास नहीं है, नहीं है कैंसिल आज? हो गई है, उन्होंने अच्छा, मैसेज। क्लास नहीं है। ओके ओके, चलो ठीक है, रिकॉर्ड प्रीवियस रिकॉर्डिंग लेक्चर आप उसको रिवाइज कीजिएगा निबोश में, ठीक है। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सेकंड इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट पे है व्हाट इज़ योर रोल इन्फ्लुएंसिंग मैनेजिंग सेफली। अब आपके रोल पे आ जाएगा, ठीक है, अब आपका रोल क्या है इसमें। अब इसको आप बेसिकली कुछ इसमें रेड पॉइंट हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें, ये असल में आपने समझने हैं, और इसकी डेफिनेशन। सबसे पहला वर्ड है इसमें रिस्पॉन्सिबल का। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप ही रिस्पॉन्सिबल है, इसमें जो मैनेजर है वो हर चीज़ का वही रिस्पॉन्सिबल है। एज अ मैनेजर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट लोकल सेफ्टी प्रैक्टिस। जो भी आपने सेफ्टी के लिए प्रैक्टिसेस करवानी है प्रीवियसली या फ्यूचर में, सो वो सब आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ को मेजर करने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट है या फर्दर जो भी आपने उसके लिए प्रोसीडिंग्स, ट्रेनिंग वगैरह, लोगों से मीटिंग, अवेयरनेस सेशन, तो ये सब आप ही ने मीटिंग करनी है और आप ही ने इसको मैनेज करना है, तो आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबल वर्ड लाजमी लिख लीजिएगा। अच्छा, सेकंड आती है अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी को आप यूँ समझ लें कि अकाउंटेबल मतलब आपके पास टोटल अथॉरिटीज़ है हर चीज़ की। अकाउंटेबिलिटी में बाज़ औक़ात होता ही है कि अब अकाउंटेबल तो है, ठीक है, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबल किसी और को बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अकाउंटेबल हूँ, ठीक है, मेरे पास फुल अथॉरिटीज़ है, लेकिन मैंने एक कुछ एक्टिविटी के लिए किसी अदर पर्सन को, अपने वर्कर को मैंने रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि आप इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ये ट्रेनिंग दें, आप ये ड्यूटी करें। है काम मेरा, लेकिन मेरे पास ये अथॉरिटी है, मैंने उसको ये काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। देन होता क्या है, उस वर्क में अगर कोई इंसिडेंट वगैरह हो जाता है, कुछ
क्वेश्चन रेज़ होते हैं, तो उसका जो भी अकाउंटेबल होगा, वो ज़िम्मेदार है, उसका ज़िम्मेदार अकाउंटेबल है। इस यूँ समझ लें कि रिस्पॉन्सिबल से कोई भी क्वेश्चंस वगैरह नहीं किए जाएँगे, वो उसके ज़िम्मेदार नहीं है। अकाउंटेबल के साथ अभी मिसाल के तौर पे कोई मैं अगर किसी वर्कर को किसी जगह के आप यहाँ पे अभी मिसाल क्लास की बात करते हैं ना, स्कूल में जब हम क्लास वगैरह अटेंड करते थे या तो जो टीचर होती हैं क्लास की बेसिकली वो किसी बच्चे को मॉनिटर बना के खड़ा कर देती हैं कि आप बेसिकली मॉनिटरिंग करें यहाँ पे, मैं ज़रा 5 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। अब 5 मिनट में आने से पहले-पहले क्या होता है उस क्लास में 2 बच्चे फाइट हो जाती है 2 बच्चों के दरमियान और कोई वहाँ पे इंसिडेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल है वो आके उस बच्चे से सवाल नहीं पूछेगा, वो आके उस टीचर से सवाल पूछेगा कि आप ज़िम्मेदार थी, आपकी क्लास थी, आपके पास अथॉरिटीज़ थी, तो आपकी ये मौजूदगी में किस तरह से हुआ? फिर आप ही को उसकी जो भी फर्दर प्रोसीजर्स होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? और फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को। सो दैट्स इट क्लियर आई थिंक अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? यस सर। ओके। देन आगे बढ़ते हैं। दिस कोर्स आपको ये कोर्स आपको हेल्प करेगा जिस तरह से मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस कर दी हैं ऑलरेडी, तो इसको आप फर्दर देख लीजिएगा, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेसिकली आप अपनी आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटीज़ जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज़ आपको पता चलेगी, ये सब आपने इसमें देखना होगा कि इसमें हर चीज़ आपने जो है ना सोच समझ के आगे बढ़ना होता है, डॉक्यूमेंट्स में देखते हुए, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक हर चीज़ बेसिकली होता है कि डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस ये है कि मैंने एक वर्कर हायर किया, ठीक है? और वो वर्कर मेरे ये समझ लें मैनेजमेंट के मेंबर था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह डील कर और वो इस तरह से वर्क कर रहे थे जो उसके अदर पर्सन कोई उसका रिलेटिव वगैरह यूँ समझ लें उसके पार्टनर या उसका कोई जूनियर उसके साथ कोई वर्क नहीं कर रहा। देन उसके साथ कोई इंजर्ड या हादसा हो जाता है और वो उसका डेथ हो जाती है। अब देन जो क्या वर्क चल रहा था मुझे पता ही नहीं है। देन डॉक्यूमेंटेड वर्क होगा तो फर्दर बंदा आगे उसको प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड ये तो मैंने एक चीज़ बताई है आपको, फर्दर इसमें अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, ऑडिटिंग की बात आ जाती है, तो डॉक्यूमेंट्स इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। सो इसमें आपको डॉक्यूमेंट वगैरह में ये सब चीज़ें पता चलती हैं कि आपने कब एक्ट करना है और कब नहीं करना है, और इसमें कब नहीं करना है ये ड्यूटीज़ पे मेंशन होता है। आगे आप देखेंगे कि नो वेदर एनी इशू नीड्स योर अटेंशन और द अटेंशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। सबसे पहली लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ते हैं कि कब आपने एक्ट करना है, कब नहीं। और सेकंड लाइन में ये है कि जो इश्यू आपको सॉल्व कर सकते हैं वो करें, अदरवाइज़ जो आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट का वर्क है तो उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दें उसको अटेंशन उसकी वहाँ पे लेकर आएँ। तो ये आपको ये बताता है कब आपने रिएक्ट करना है और कब किस तरह से करना है और कब किस तरह रिएक्ट करना है, ठीक है। कुछ इसमें क्विज़ेज़ हैं, ये आप लोग अपनी बुक वगैरह मैंने आपको शेयर की है उसमें देखिएगा, ठीक है। ये बुक्स में बेसिकली आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टेट के अकॉर्डिंग क्या बताते हैं। अब इसमें डेथ वगैरह आप देखेंगे, जैसे इसमें ये बता रहा है कि कितने लोग जो हैं वो एवरी ईयर एक्सीडेंट और डिजीज़ का शिकार होते हैं, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं 2.3 मिलियन है, ठीक है। मतलब 23 लाख लोग जो हैं वो हर साल एक्सीडेंट और डिजीज़ वगैरह का शिकार होते हैं। तो ये स्टेट बेसिकली पुराने जब ये आईओएस डिज़ाइन हुआ है, अब कितने अपडेट के बाद ये तब यूँ समझ लें आप ये जो इसकी रीडिंग है, ये कैलकुलेशन इसकी डबल हो गई होगी, ठीक है। देन आगे चलें। अब आप सोच सकते हैं कि कितना लॉसेस होते हैं। अभी आप एक इसमें जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी दुनिया की जो जीडीपी है ना वो इसकी वजह से लॉस में जा रही है, इसको फोकस ना करनी। अभी आपको मैं बता दूं कि अभी ये कराची में जो लोग हैं उनका मैं बता दूं, कराची में एक्सपो सेंटर में अभी आप देख रहे हो कि ये असले की नुमाइश हो रही है, ठीक है ना। एक्सपो सेंटर में तमाम रोड्स वगैरह ब्लॉक किए हुए हैं। अब रोड ब्लॉक करने की वजह से लोग डाइवर्जन लेते हैं। डाइवर्जन की सूरत में एक तरफ ये एक डिपार्टमेंट की इनकी वहाँ पे इनके असले वगैरह की नुमाइश है, ठीक है। वहाँ पे इंक्रीमेंट आएगा, इनके पास बजट इंक्रीज होगा, इनके पास जनरेट होगी मनी, लेकिन उनका ऑन द अदर हैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये दूसरे रूट्स वगैरह जो गाड़ियाँ अपना रास्ता अख्तियार करेंगी सबसे पहले टाइम कंज्यूम है। अब आपके रोड इस तरह है नहीं कि आप लोग वहाँ पे डबल ट्रैफिक को मैनेज कर सको, और यहाँ पे आपके 4 ट्रैफिक एक रोड पे आ गए, ठीक है। फिर टाइम कंज्यूमिंग है, सेकंड फ्यूल वगैरह की एडजस्टमेंट बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। अब एक अगर पे बाय सिर्फ यूँ समझ लें, अगर मैं छोटी गाड़ी की बात करूँ, कल्टस की बात कर लेते हैं। कल्टस अगर मूव कर रही है जहाँ उसको रेगुलर 20 किलोमीटर फेस करना पड़ता था
देन उसने 30 किलोमीटर फेस किया है, और ये 3 डेज़ का, 3 टू 5 डेज़ का आई थिंक एक्सपोज में ये नुमाइश हुई है। सो ये इवेंट मेरे ख्याल से तकरीबन भी 1 हफ्ते तक का है, या 3 से 4 दिन, आई डोंट नो। सो अब इसकी आप कॉस्ट मेजर करें तो अकॉर्डिंग टू होंडा सॉरी अकॉर्डिंग टू पीएसओ के पर गियर चेंज करने पर जो छोटी मिनिमम व्हीकल है उसमें आपका पॉइंट 0.10 ml पेट्रोल जो है ना, 0.20 ml पेट्रोल आपका इसमें एक्स्ट्रा यूज़ होता है पर गियर चेंज करने में। सो अगर हम लोग मिनिमम भी कॉस्ट इसकी 0.2 ml लगाएं, सो मिनिमम कॉस्ट अगर लगा लें कि 10 रुपये का इसमें एक्स्ट्रा पेट्रोल आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो 10 को फिर 10 लाख, फिर ट्रैफिक अगर मेंशन करें कि 50 लाख से अगर इसको मल्टीप्लाई दें, ठीक है, तो तकरीबन भी करोड़ 2 करोड़ रुपए रोज़ाना के वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यही उनकी वहाँ पे जनरेट होगी अमाउंट। सो ये कोई मैनेज नहीं, एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कम हो रहा है, तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये शोर किसकी तरफ से आ रहा है? नूर, आपकी तरफ से शोर आ रहा था थोड़ा। नूर, जी जी, थैंक यू थैंक यू। सो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया भी कि एक तरफ तो डेवलपमेंट हो रही है, इंक्रीमेंट आ रही है आपके अमाउंट में, बजट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डिक्रीज हो रही है। और हो सकता है डिक्रीज की अमाउंट इनडायरेक्ट को आप मेजर ही नहीं कर पाओ। इनडायरेक्ट में ट्रैफिक में आप एम्बुलेंस वगैरह को आप नोट करो कि एम्बुलेंस वगैरह में हो सकता है कोई मरीज वगैरह जा रहा हो, कोई पेशेंट वगैरह जा रहा है और उसकी डेथ हो गई, और वो पेशेंट जो है हो सकता है कल को वो करोड़ों रुपए का बिजनेस लेकर आ रहा था पाकिस्तान में आपके, हो सकता है मे बी, पर परसों हो सकता, कल नहीं हो सकता, इन फ्यूचर लेकर आता वो, लेकिन वो बिजनेस भी लॉस कर दिया आपने। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप मेजर कर ही नहीं सकते जो आपकी असल कॉस्ट होती है। जब भी आप कोई, मैं आपको मैंने आपको बोला ना, इसमें आपको पर्सनली कुछ चीज़ें मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता रहूँगा मैं, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आगे। तो इनडायरेक्ट चीज़ों को ये लोग सोचते ही नहीं है, ठीक है। सो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। अब जिस ये क्वेश्चंस वगैरह आप इसको मैं आपको ये स्लाइड वगैरह शेयर करूँगा, जब आप देखिएगा, ये सिर्फ आपकी अटेंशन दिलाना है कि बेसिकली ये इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, हादसा वगैरह हो रहे हैं कितने हैं, क्या रीडिंग है, किस तरह से पता चल रहा है। तो आयुष के पास सारे स्टैटिक्स होते हैं। अच्छा जी, अब जैसे ये फैटल एक्सीडेंट पीछे हमने देखा था, फैटल एक्सीडेंट बेसिकली जानलेवा जो एक्सीडेंट होते हैं, ये 2018 की बातें बता रहे हैं, 2018 के स्टेट से ही 60,000 लोग जो हैं वो, यूँ समझ लें पूरे वर्ल्ड में एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, फैटल एक्सीडेंट, जानलेवा होता, जानलेवा जो एक्सीडेंट होता है। ये कैंसर की बात कर रहे हैं, कैंसर में फिर एस्बेस्टोस आ जाते हैं, इसमें से एक्सपोजर वगैरह होते हैं उनको। अब ये जिसमें जनरेटर की बात कर लें आप, ठीक है, और देन फर्दर इन्वायरमेंट की बात कर लें, इन्वायरमेंट में एयर कंपोजिशन चेंज होने की वजह से जो इनहेल करते हैं पर्सन, उनके लंग्स वगैरह और कैंसर वगैरह का जो भी शिकार होता है, तो उसमें 6,66,000 उसकी रीडिंग है, ठीक है। और कैंसर तो वैसे भी आम है, आप सब देखते हैं। अच्छा, सर ये एक्सक्यूज मी सर, ये जो नंबरिंग आप बता रहे हैं ये क्वेश्चन में आएंगी ये चीज़ें? जी जी, ये आ सकती है, ये आ सकती है। ये आपने बेसिकली इसको आपने बुक वगैरह में, मैं आपको स्लाइड्स वगैरह शेयर करूँगा ना, आपने बुक वगैरह में इसको नोट करना है। आपको एक स्टेट के तौर पे आप रखना है ये, ठीक है, ताकि आपको एक माइंड मेकिंग हो, ठीक है। बुक वगैरह में अगर आता भी है तो आपने जस्ट वर्बली इसको देखना है और उसको मेंशन कर देना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, एस्बेस्टोस आ गया, वही इनहेल जो करते हैं हम, ये डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स वगैरह। एक्सक्यूज मी सर, ये जो 2018 की आप बता रहे हैं, अभी तो 2022 हो गए, तो इसमें क्या डबल हो जाएगी इस चीज़ की नंबरिंग? अभी तक आपने जो अभी तक बेसिकली आयुष का जो मैनेजिंग सेफली का जो कोर्स है, इसको अपडेट नहीं किया गया, इसकी स्टेट्स वगैरह को, ठीक है। अदरवाइज ये सिर्फ आपकी अटेंशन दिलाने के लिए, ये लोगों को डिलीवर करने के लिए नहीं है। और ये भी एक आयुष कहता है कि ये भी मैंने जो है आपको कम, ये वो हैं जो रिपोर्ट्स हुई हैं, जो रिपोर्ट हुई है, इसके अलावा जो रिपोर्ट नहीं हुई वो इससे ज़्यादा है, ठीक है ना, वो इससे ज़्यादा है जो रिपोर्ट नहीं हुई है। तो ये सिर्फ आपकी एक टेंशन दिलाने के लिए है। एग्ज़ाम में अगर आता भी है, मैं मेरा नहीं ख्याल एग्ज़ाम में ये आएंगे। एग्ज़ाम में जस्ट वो वर्ड्स आते हैं जो आपने इसमें मेंशन करने होते हैं, जो अभी आपको एज अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आयुष बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, मोरल, फाइनेंशियल, लीगल, ये चीज़ें आपने नोट डाउन करी, जो मैं नोट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, विच ओके सर। ओके, अब ये आई एल ओ है, आई एल ओ का भी लिख लें आप, ये भी आपको पूछ सकते हैं।
लिखें ILO। बेसिकली ये ISO यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में लिख रहे हैं और इसको स्टडी भी किया करें। बेसिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो इंटरनेशनल जो भी वर्क कर रहे हैं बेसिकली ILO के वो लॉ वगैरह पढ़ा करें वर्कर के लिए। हर फील्ड में इन्होंने लॉ बनाए हुए हैं, ठीक है। असल में तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो वो अपने लॉ पढ़े, उसमें आपको अपने राइट्स का पता चलेगा बेसिकली मेरे राइट्स क्या हैं, ठीक है। सो ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको नोट डाउन करिए। तो ILO वही कहता है कि डिजीज को अकर होने से बचाता है, ये लॉ बता इसने सर इसका ऑर्गेनाइजेशन। अगेन बताना, सॉरी, ये अगेन बताना सर, इसका जो है ना क्वेश्चन दोबारा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक समझ लें, यूनाइटेड नेशन का एक ब्रांच है ये। जैसे कि ये बता रहा है, आप इसमें देखिए व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट कुड बी प्रिवेंटेड बाय गुड मैनेजमेंट। एक्सीडेंट को आप इंडस्ट्री में किस हद तक कम कर सकते हैं। फुल आप देखें, अभी रिस्क के बारे में हम पढ़ेंगे, रिस्क जीरो तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो जस्ट उसको आप मैनेज करके कितना सेव कर सकते हैं, तो वही आपको पता है 70% तक आप उस पर उसको आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जितनी भी आपने अभी ये चीज़ें पढ़ी हैं उसकी अगर आप इसमें अब अपना एनहेंस करते हैं, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद इसमें आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, आपको किन चीज़ों में हेल्प करेगा। सबसे पहले तो इन्हेंसिंग योर रेपुटेशन। इंडस्ट्री की बात कर रही हैं, इंडस्ट्री की रेपुटेशन को इन्हेंस करने में आपको आसानी होगी कि आपकी इंडस्ट्री की इन्हेंसमेंट क्या है, ठीक है। इन्हेंसमेंट में क्या होता है कि आपकी रेपुटेशन क्या चल रही है मार्केट में, लोगों के फीडबैक वगैरह आपको पता चलता है, ठीक है। और कहाँ पे ड्रॉबैक आ रहे हैं, फिर उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें NC आ जाती है, नॉन कन्फर्मिटी कन्फर्मिटी। जैसे मेरे तौर पे नॉन कन्फर्मिटी होती है, उसको आपने देन उस पर एक्शन लेके उसको कन्फर्म करना होता है, कन्फर्मिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक करना होता है, ठीक है। देन फिर फर्दर प्रोसीड करना होता है। फिर इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट, डेफिनेटली आपके प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट होता है। जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ वगैरह के आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं तो वो फर्दर फॉलो अप से आगे जाते हैं फीडबैक के साथ, तो दूसरे भी लोग आपकी तरफ इंटरेक्ट होते हैं। सेकंड, रिड्यूस, देखिए जिस तरह मैंने पहली बात की थी ना उसको ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो कोई भी इंडस्ट्री जब तक आपके पास इन्वेस्ट नहीं करती है, जब तक उसको इंश्योरेंस नहीं होती, इंश्योर्ड नहीं होती है, अपने अमाउंट से सेफ्टी वो अचीव नहीं कर लेती है, ऑडिट पास नहीं कर लेती है। ऑडिट बड़ा ख़तरनाक होता है, जो ये अमाउंट ये 45,001 का ऑडिट होता है ना, जब आप फर्दर मूव करेंगे आपको आखिरी क्लास में बताऊंगा मैं कि आपने फर्दर किस तरह से प्रोसीड करना है हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में। अच्छा जी, थर्ड वन, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। जाहिर सी बात है, जितने कम एक्सीडेंट होंगे उतना कम इंश्योरेंस आपने पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके प्रीमियम्स वगैरह भी कम होंगे। अच्छा, मेंटेनिंग हैप्पी हेल्दी वर्क फोर्स, तो आप मेंटेन कर सकेंगे अपनी एक वर्क फोर्स को हैप्पी, जो आपके लिए भी ईमानदारी के साथ काम करने वाली आपके साथ टास्क वर्क फोर्स होगी आपकी। अच्छा जी, तो कीप योर बिजनेस हेल्दी एंड सेफ बाय थिंकिंग अबाउट, अब इसमें कुछ आपकी ड्यूटीज़ आ जाती हैं कि आपने करना है क्या क्या। बेसिकली थिंकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी व्हेन प्लानिंग वर्क। जब भी आप किसी भी वर्क को प्लान करने का सोचें, इवन के मैं आपको अगर बोलूँगा आप ड्राइव भी कर रहे हो, तो ड्राइव जब आप कर रहे हो, ये वो भी उसके बारे में भी कहता है कि आपने कुछ भी प्लान करना है तो उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी लाजमी सोचें। यकीन करें, मेरी तो सोच इस तरह की हो गई है, अगर मैं गेट से बाहर भी निकलता हूँ ना, तो हेल्थ एंड सेफ्टी मेरे ध्यान में चल रही थी कि यहाँ पे कोई रिस्क तो नहीं है, यहाँ पे कोई हादसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। और बाकी अल्लाह ताला का बहुत करम है, ठीक है, कि वो काफ़ी इन चीज़ों से बचे रहते हैं और लोगों को भी अवेयर करते रहते हैं, लेकिन लोग इसके बारे में ज़ाहिर सी बात है माइंड मेकिंग ही नहीं है लोगों की। खैर, फर्दर प्रोसीड, तो जो भी आप वर्क करें, ज़रूरी नहीं है इंडस्ट्रीज़ में, पर्सनली भी कोई वर्क करें तो उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी ज़रूर शो करें। अब अगर घर की बात कर लें तो घर में किचन वगैरह हो गया और कोई फर्दर एक्टिविटी हो गई तो हेल्थ एंड सेफ्टी को ज़रूर फॉलो करें। अभी आप सीढ़ी वगैरह की इसमें लैडर की एग्जांपल वगैरह देखेंगे, कभी उसको यूज़ करना है तो उसके भी आपको इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। कभी उस पर रिस्क मत लें, उसके भी हादसा कभी भी बता के नहीं होता है,
और जब होता है तो फिर आप उसको बहुत अमाउंट उसकी आपने देनी पड़ती है, वर्चुअली भी और फिजिकली भी। अच्छा, ये कह रहा है, सेकंड कह रहा है टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी विद योर टीम। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी डिस्कस करें हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, कि उसके इंपॉर्टेंस क्या है, और ऐसा नहीं करेंगे तो किस तरह से होगा, इसके पॉइंट्स वगैरह, रिस्क असेसमेंट वगैरह किसी किसके अंदर होती है वो भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, डेमोस्ट्रेटिंग सेफ एंड हेल्दी बिहेवियर। हमेशा अपना बिहेवियर आप पॉजिटिव रखें। आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा तो फर्दर बंदा आपकी तरफ माइल होगा और आगे आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर जॉब। वही बात जो हमने अभी तक डिस्कस की है। अब आप समझ गए होंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी आपका क्यों ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। इसमें तो की लर्निंग पॉइंट्स हमने दो चीज़ें देखी हैं, कि पहली तो इसमें जो वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफ्टी, काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा है इसमें, लेकिन हम इसमें से तीन चीज़ें हमने याद रखनी है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, कौन बताएगा मुझे? तीन चीज़ें पढ़ी थी हमने। नूर, आप बताएंगे मुझे? यूसुफ? सर अकाउंट रियलिटी है। नहीं नहीं नहीं, ये हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, मैं किसी भी चीज़ को सेफ तरीके से मैनेज करने की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला इसमें था मोरल, सेकंड था लीगल, और थर्ड क्या था? जी जिशान? हेलो विशान, थर्ड इसमें क्या था? फाइनेंशियल। मेरे ख्याल से आपके पास नोटबुक है, आप उसमें देखें, रिवाइज करें, पीछे आपने लिखा होगा। हाँ, नोट पैड है आपके पास? हेलो विशान? जी जी सर, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं मैंने। ओके ओके, तो आपको पहला पार्ट अब समझ में आ गया, जी जी सर। और सेकंड पार्ट आपको, आपने जिस तरह से बताया कि सेकंड पार्ट में आपने देखा है व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मैनेजर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? रिस्पॉन्सिबल भी आप हैं, अकाउंटेबल भी आप हैं, ठीक है। और जी जी जी, तो ये इसमें दो चीज़ें आपने देखी हैं। फर्दर आप इसमें हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सर। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको हम फर्दर लेके चलें। देखिए, पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में, ठीक है, लेकिन आपको मैं चीज़ें बता दूंगा इसमें नोट डाउन करने वाली क्या है। पहले पार्ट देखिए, दो पार्ट पढ़े सिर्फ, अभी तक कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, इतनी सारी बातें हमने करी है। पहले मॉड्यूल में सिर्फ दो पार्ट है, क्यों ज़रूरी है और आप कौन है, आपकी क्या सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले क्यों ज़रूरी है, तीन चीज़ें, मोरल, फाइनेंशियल, लीगल। थर्ड, आप कौन है, आप ही अच्छी सी की जो मैनेजर होता है वही रिस्पॉन्सिबल है, वही अकाउंटेबल है। सब चीज़ें उसी ने देखनी है, ठीक है। और किस तरह से देखनी है, ये अब आपने, मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, जो जो फर्दर डिटेल में, वो हमने आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर हम प्रोसीड करते हैं, स्क्रीन शेयर मैं आपके साथ करता हूँ। सेकंड पार्ट, सॉरी ये नहीं है, सेकंड पार्ट है हमारे पास। जी, स्क्रीन शो हो गई आप लोगों के पास? ओके, मैसेज आ गया मेरे पास। जी, स्क्रीन शो हो गई आप लोगों के पास सेकंड की? ये हो रही है। ओके ओके, निशान आपको नज़र आ रही है? नूर? जी जी सर, नजर ओके आ रही। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। सो सेकंड मॉड्यूल हम चेक पढ़ेंगे। सेकंड मॉड्यूल में बात अब वही करेंगे। अब आ जाओ, अब आ जाएंगे थोड़ा बहुत प्रोफेशनल की तरफ, ठीक है। पहले पार्ट में तो हमने इंपॉर्टेंस वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया। अब सेकंड पार्ट आ जाए, व्हाट इज रिस्क। बेसिकली इसमें असेसिंग रिस्क है, रिस्क को अपने एस्टिमेट करना है, फाइंड आउट करना है, एनहेंस करना है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ये सब चीज़ें देखना है। सो इसमें तीन बेसिकली हम चीज़ों को डील करेंगे। ये जो की पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ आप याद रखें। इसके जो डिटेल पढ़ेंगे वो हम डिटेल फर्दर ऐसी ही समझ लें, हम एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ,
ठीक है ना, ताकि आपका माइंड ब्रेकिंग हो बेसिकली। अगर मैं इसको वर्बली ऐसी चीज़ें क्लियर कर दूंगा व्हाट इज़ रिस्क, तो बस रिस्क मैं आपको बता दूंगा दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होती है, देन फिर आप फर्दर प्रोसीड कर दें। लेकिन माइंड मेकिंग नहीं होगी तो इसमें फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना असल चीज़ है। तो ये तीन चीज़ें जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें फर्दर, लेकिन मेरा मशवरा यही है आप लोग नोट डाउन करें तो अच्छा है। स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में जितना नोट डाउन हो रहा है उसको नोट डाउन करें, क्योंकि लिखने से इंसान सीखता है। लिखने में पता है क्या, देखिए सुनने में एक ही बार सुनता है, लिखने में आप 3 बार उस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको माइंड मेकिंग होती है। पहले तो आप उसको सुन लेते हैं, सेकंड आप उसको लिखते हैं और लिखने के साथ-साथ आपके ज़हन में चल रहा होता है, आप पढ़ते भी हैं। ठीक है? सो आपकी 3 तरह से आपकी स्टडी होती है और देन फिर आपकी माइंड मेकिंग अच्छी होती है, अल्फ़ाज़ आपको याद रहते हैं और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है? तो स्टडी के साथ-साथ जो लोग प्रोफ़ेशनल है, ज़ाहिर-सी बात है असर तो यूँ समझ लें होता है, लेकिन स्टडी का यही तरीका है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन करें और उसको दोबारा से जब क्लास वगैरह ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट लेक्चर जब आना है नेक्स्ट लेक्चर में तो रिवाइज़ करके आएँ। चलें ठीक है। सो व्हाट इज़ रिस्क, पहली बात। सेकंड है व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट कहते हैं किसी भी चीज़ की जांच करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को मालूम करना, फाइंड आउट करना, उसके बारे में पूरा जो समझ लें इन्वेस्टिगेशन करना कह सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अलग वर्ड है। लेकिन रिस्क असेसमेंट मतलब उसकी पूरी जांच करना। असेसमेंट बेसिकली पहले होती है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है। इसी तरीके इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन आ जाती है। इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क ये है कि इंस्पेक्शन पहले होती है और इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है। खैर, और थर्ड में आ जाते हैं हाउ आर रिस्क असेसमेंट कैरिड आउट। रिस्क असेसमेंट करते हैं किस तरीके से। पहले 2 पार्ट आपके छोटे हैं और थर्ड जो पार्ट है वो आपका थोड़ा डिटेल में होगा इसमें। ठीक है, हो सकता है वो हम कल कवर करें, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आज ही कवर करें, लेकिन फर्स्ट 2 पार्ट हम क्लियर करते हैं इसमें। ये मूव नहीं हो गई। पहला व्हाट इज़ रिस्क है। अब देखें, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको इमेजेस के ज़रिए समझाई जाएँगी। अगर स्टैंडर्ड कहता है कि आपको चीज़ें जो हैं स्टडी से ज़्यादा, पिक्चर से ज़्यादा जल्दी समझ में आती है, क्योंकि इंसान की एक हॉबी है कि उसके इमेजेस उसके माइंड में ज़्यादा फास्ट पिक होती हैं। ठीक है ना? तो इसी तरीके से अब आप ये देख सकते हैं, ये एक कार है, ये ड्राइव हो रही है और ड्राइव इसको कौन कर रहा है? अनऑथोराइज़्ड पर्सन ड्राइव कर रहा है, क्योंकि ये लर्निंग यूँ समझ लें ड्राइविंग पार्टनर है जो ड्राइविंग वगैरह सिखाते हैं आपको। लर्न वगैरह लिखा हुआ ऊपर आप देख सकते हैं, लर्न टू ड्राइव। अब उसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपर्ट वगैरह बैठे हुए हैं जो उसको राइड करना सिखा रहे हैं, लर्न उसको टीच दे रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं उसके साथ। अच्छा, तो अब इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो रिस्क के बारे में देखना है बेसिकली इसमें रिस्क है क्या। रिस्क रिस्क सबसे पहले तो ये है इसके अंदर कि सबसे पहले जो रिस्क होता है ना इसमें, स्पीड रिस्क होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता जब इस तरह से ड्राइव करते हैं। अदरवाइज़ अगर इसके साथ कोई एक्सपर्ट नहीं होता तो लोन वर्किंग इसमें रिस्क आता है, वो देखेंगे आगे। इसके अंदर जो रिस्क आएगा वो आएगा स्पीड का। ये आप लिख रहे हैं जब भी, अगर कोई भी चीज़ आप इसमें नोट डाउन करें, ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें बता रहे हैं इसमें आपको नज़र नहीं आएंगी, वो अपने समझ के उसमें लिखनी होंगी। सो इसमें आपको रिस्क क्या नज़र आ रहा है कि इसमें इस पर स्पीड रिस्क हो सकता है, लेकिन उसका कंट्रोल क्या है वहाँ पे रिस्क का, कि उसके एक्सपर्ट बैठा हुआ है उसको बोलेगा आप स्पीड स्लो रखो। ठीक है, लेकिन रिस्क यहाँ पे स्पीड है। और इसके अलावा अनऑथोराइज पर्सन है लेकिन उसके लिए भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो एक्सपर्ट एक कंट्रोल है, अगर वो कंट्रोल हटा दें एक्सपर्ट को तो ये आपके लिए हैज़र्ड, मेजर हैज़र्ड बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिस्क के बारे में आप क्या समझेंगे, अब आगे देखते हैं और फर्दर। अब जैसे कि बताया ये डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्री है, जहाँ पे वेयर हाउस एक तरीके का, वेयर हाउस में जब चीज़ें आप स्टोर करते हैं देन फर्दर वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर कोई ऑर्गेनाइजेशन है लिमिटेड के नाम से। अच्छा, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में आपको फ़र्क बता देता हूँ, पर्सनली एक एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देता हूँ। लिमिटेड बेसिकली इसका जो वर्क है, लिमिटेड जो है जहाँ भी लिखा ऑर्गेनाइजेशन में, तो यूँ समझ लें उसके सीईओ वन है, एक ही सीईओ है उसका। और जहाँ प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो कंपनी के आखिर में, तो उसके मोर देन वन सीईओज हैं। ठीक है, मोर देन वन उसके जो है स्टेक होल्डर हैं। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा उसके मालिक हैं। वो प्राइवेट लिमिटेड है और लिमिटेड में सिर्फ एक ही मालिक होता है उसका। चले भाई आगे चलते हैं। अच्छा, तो वेयर हाउस में आप देख सकते हैं ये इसके रूफ में आप क्रैक्स देख सकते हैं। ठीक है, और बाहर देख सकते हैं आप क्या कहते हैं, सॉरी, ये क्लाउड्स वगैरह देख सकते हैं। तो रेन के यानी कि सिस्टम बना हुआ है, बारिश का सिस्टम होगा।
और क्रैक्स भी आए हुए हैं। ये एक बेसिकली रिस्क हम मेजर कर रहे हैं। नीचे आप देखो क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, और मैकेनिकल व्हीकल एंड वो भी इलेक्ट्रिक उसमें भी होते हैं यूज़ वगैरह होते हैं। और दूसरा थर्ड इसमें प्लास्टिक के लिए आपकी चेयर्स और टेबल वगैरह इसमें रखे हुए हैं। अब वहाँ पे बारिश हो जाती है, ये जिस तरह देख सकते हो आप, ठीक है। अब बारिश हो जाती है, प्लास्टिक का सामान तो सेव है आपका, जो भी प्लास्टिक की आपकी चीज़ें थी वो सेव है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपका ये समझ डैमेज हो गया, तो आपकी फिर ये कॉस्ट का लॉस हुआ। ये रिस्क आपके लिए यहाँ पे क्या था? अब रिस्क आपके पास यहाँ पे ये आपके पास जितने रूफ में स्ट्रक्चर क्रैक्स हैं, ये आपके पास रिस्क है, और ये रिस्क आपके पास किस तरह से आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं ये आपने देख लिया, ठीक है। तो यही हमने बेसिकली नोट डाउन करना होता है। अभी असेसमेंट में देखेंगे, असेसमेंट में बेसिकली यही चीज़ें करनी होती हैं कि आपने फ्यूचर में होने वाले नुकसान की पहले से ही आपने असेसमेंट कर लेनी है, उसका कंट्रोल बता देना है। अब इसका कंट्रोल में वैसे तो आगे हम पढ़ेंगे, इसका कंट्रोल क्या होगा फ़ौरन से वक्त बारिश के टाइम रेन ड्यूरेशन सीज़न से पहले आपने इस चीज़ को फुली कवर्ड करना है। ऊपर से इसका स्ट्रक्चर वगैरह क्लियर करें, नीचे से इसको क्लियर करें, ताकि ये जो भी रेन अफेक्ट इसको आपके सिस्टम को अफेक्ट ना करे और वेयर हाउस में आपका जो भी मटेरियल है उसको अफेक्टेड ना हो, ठीक है। टू इंश्योर अ सेफर एनवायरनमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रिस्क। अब आ जाते हैं हम रिस्क के ऊपर, ठीक है। रिस्क है क्या? बेसिकली हम रिस्क को हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये रिस्क है, यहाँ पे क्रैक रिस्क है, यहाँ पे स्पीड रिस्क है, लेकिन अब बात करेंगे रिस्क को बेसिकली फर्दर कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, फर्दर उसको आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं। तो टू डिफाइन रिस्क वी फर्स्ट नीड टू टेक अ लुक एट द फ्यू बेसिक टर्म। पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे रिस्क को समझने के लिए। रिस्क को समझ अभी हम ये ज़हन में रखिएगा, हम रिस्क पढ़ रहे हैं और रिस्क के अंदर ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लें। रिस्क असल एंड में ये सब चीज़ आपको कंफ्यूज ना कर दें कि रिस्क के लिए आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये याद रखिएगा, एक रिस्क के ऊपर लिखें बड़ी सी हेडिंग, और नीचे आप ये दो चीज़ें लिखने के बाद फिर एंड में रिस्क नीचे भी आएगा, उसके दरमियान ये दो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी रिस्क को समझने के लिए। तो सबसे पहले आता है रिस्क के समझने के लिए हैज़र्ड। हैज़र्ड होता क्या है? हैज़र्ड बेसिकली हर वो चीज़ है जो आपको नुकसान पहुँचाए, ठीक है। हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे कि ये निडल दी हुई है, ठीक है। सो ये फर्स्ट इमेज में आपको जो निडल दी गई है इसमें आप देख सकते हो, सॉरी एक मिनट। सो यहाँ पे ये मशीन जो है आपकी, ठीक है ना, सो ये मशीन आपकी हैज़र्ड नहीं है। यहाँ पे जो उसकी निडल है, निडल आपकी यहाँ पे हैज़र्ड है, ठीक है। और निडल में कोई एक्टिविटी वगैरह होगी तो आपको निडल नुकसान पहुँचाएगी, अदरवाइज मशीन आपको इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ठीक है। इसी तरीके से आप कैटल की बात करें तो कैटल बेसिकली, और ये मग आपके लिए और इसके अंदर जो टी है ये इसके अंदर आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। इसका टेम्परेचर, इसकी हॉटनेस आपके लिए जो है ना नुकसानदेह। तो हैज़र्ड यहाँ पे क्या है? हैज़र्ड यहाँ पे है टेम्परेचर। हैज़र्ड आप इसको मग को नहीं बोलेंगे, हैज़र्ड आप इस टी को नहीं बोलेंगे, हैज़र्ड आप कहेंगे हॉट, यानी कि हॉट टी को बोलेंगे, टेम्परेचर को बोलेंगे आप हैज़र्ड। यहाँ पे टेम्परेचर, अगर ये कोल्ड टी को यानी कि समझ लें, इसे यूँ समझ लें कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे टी होती तो आपको नुकसान नहीं पहुँचाती है, ठीक है। तो जो चीज़ नुकसान पहुँचा सकती है वो हैज़र्ड है बेसिकली। इसी तरीके से मैं आपको बताऊँ, वायर है, वायर आपको समझ लो डैमेज हुआ हुआ है और वायर में करंट आपको पास हो रहा है, तो अब मैं हैज़र्ड आपसे पूछूं तो आप हैज़र्ड ये नहीं कहेंगे कि वो वायर हैज़र्ड है, नहीं। वायर हैज़र्ड नहीं, वायर के अंदर जो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट पास हो रहा है वो हैज़र्ड है आपके लिए। अगर हम उसको कनेक्शन ऑफ कर दें तो वायर को हम पकड़ सकते हैं इजीली। तो हैज़र्ड को डिफाइन करना, हैज़र्ड को समझना थोड़ा या मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, और उसको वो कवर नहीं कर पाते जल्दी। तो आई थिंक आपका हैज़र्ड क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हैज़र्ड हर वो चीज़ है जो आपको नुकसान पहुँचाए, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने ये सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सो इज़ इट क्लियर? सर ये जैसे चूल्हा है और गैस है, यस। ठीक है। और चूल्हा और गैस तो हमारे को इतना नुकसान नहीं दे रहा जितनी आग दे रही है नुकसान। यस। ये भी एक हैजर्ड में आ जाता है। जी, जी, बिल्कुल, लेकिन हैज़र्ड अबे अभी-अभी हम एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, हैज़र्ड वो कब है? जब उसके आप कॉन्टैक्ट में आओगे, ठीक है ना? हैज़र्ड तो हर चीज़ है। हैज़र्ड तो एक यूँ समझ लो, हैज़र्ड तो मैं और आप अगर सामने आमने-सामने खड़े हों, तो मैं भी आपके लिए एक हैज़र्ड हूँ, लेकिन वो कब हैज़र्ड हूँ जब आप मेरे साथ आप बिहेवियर चेंज करोगे, ठीक है ना? तो हैज़र्ड हर वो चीज़ है, लेकिन वो कॉन्टैक्ट में आने के बाद आपको पता चल कॉन्टैक्ट आपको अगर उसका पता है, तो आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। अब जैसे कि ये नीचे आप एक फ्रैक्चर देख रहे हैं ज़मीन में, लैंड पे,
तो ये आपके लिए नुकसानदेह तो है, लेकिन कब है, जब इसके इसके अंदर से आप गुजरोगे, बेध्यानी में जब गुजरोगे आप चाहो तो इसके साइड में से भी गुजर सकते हो, तब आपके लिए ये नुकसानदेह नहीं होगा। तो हैज़र्ड ये है, लेकिन कम है जब आपको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। और जो चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है वो हैज़र्ड तो है, लेकिन हैज़र्ड नुकसान आपको कब पहुंचाएगी, जब उसके कांटेक्ट में आओगे। तो बिल्कुल ये चूल्हे वगैरह में जो भी हम फायर वगैरह, आग वगैरह यूज़ करते हैं, बिल्कुल हैज़र्ड है हमारे लिए। लेकिन गैस भी हैज़र्ड है। कब हैज़र्ड है गैस, जब वो ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में किसी रूम में मौजूद हो, ठीक है, और किसी को उसकी कैलकुलेट नहीं कर सके, स्मेल वगैरह नहीं हो, उसने वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी दे दी लाइटर के ज़रिए, स्मोकिंग के ज़रिए, और मैच के ज़रिए, तो वहाँ पे हैज़र्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है हम लोगों को। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी, अपने कोई पर्सनल बिजनेस वगैरह कर रहा है, उसमें भी ये सब चीज़ें देखनी होती है। बेसिकली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में आपको जो इंस्पेक्शन दी जाती है किसी भी चीज़ की, तो हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करना होता है आपको। तो हैज़र्ड आइडेंटिफाई क्लियरली अगर नहीं करेंगे तो काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया कि हैज़र्ड को आइडेंटिफाई तो कर लिया आपने, लेकिन हैज़र्ड आपके लिए हैज़र्ड कब बनेगा, आपको नुकसान कब पहुंचाएगा, जब तक उसके अंदर कोई एक्टिविटी ना होगी, कोई इवेंट नहीं होगा, तो उस इवेंट को कहते हैं हैज़ार्डस इवेंट। ये लिख लें, नोट डाउन करते हैं चीज़ें। हैज़ार्डस इवेंट मतलब एक हैज़र्ड है, ये हो नीचे आप देख रहे हैं फ्रैक्चर है, क्रैक हुआ हुआ है ज़मीन में, ये को आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको दिख रहा है। लेकिन जब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जब तक आपके साथ कोई हैज़ार्डस इवेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हैज़ार्डस इवेंट आपको समझ गए होंगे भैया। देखिए जिस तरह से ये पर्सन है, ये इनकी टांग लगी और ये गिर गए, तो इनके साथ हैज़ार्डस इवेंट हुआ तो उनको नुकसान पहुंचा। अदरवाइज अगर ये किसी सेफ प्लेस लेके साइड में से चले जाते तो हैज़ार्डस इवेंट नहीं होता और फिर इनको नुकसान नहीं पहुंचा। तो हैज़र्ड आपको नुकसान कब पहुंचाता है, जब आपको हैज़ार्डस इवेंट होता है वहाँ पर, ठीक है। चलें अब आ जाए, नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइक्लीहुड, ठीक है। लाइक्लीहुड को समझने से पहले आगे वाला समझते हैं, फिर पीछे आएंगे। आगे वाला समझेंगे फिर पीछे आएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख रहे हैं आप, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंसेस। इसको हम नोट डाउन कर लें सब लोग। सो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। बल्कि मैं पानी वगैरह पी लूँ, अगर आप लोगों को भी पानी पीना है तो 1 मिनट ले सकते हैं, बल्कि मेरे पास ही रखा हुआ है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ भैया, शक क्या हुआ, क्या हुआ? तुम ऐसे ही नहीं चलाया करो ना, क्लास ले रहा हूँ मैं आजकल, देता हूँ बल्कि। तुम्हें समझ में आ रहा है? अच्छी लग रही है क्लास? ऐसे अब इन लोगों को सऊदी वगैरह से लोग पाकिस्तानी है ना, वो पाकिस्तानी है, तो उनको वो वहाँ समझ नहीं आती, वो आगे बढ़ने के लिए कोर्सेज वगैरह करते हैं। तो इंग्लिश में क्यों दे रहे हो आप? चलो स्टार्ट करते हैं, शुक्र है। जी तो स्टार्ट करते हैं। जी यूसुफ, आप अवेलेबल है? यूसुफ, दिशान, आप अवेलेबल है? जी जी सर। ओके सर, ओके। अच्छा, आपको अभी तक की चीज़ें क्लियर हुई हैं या कुछ सवाल वगैरह तो पूछ सकते हैं? दिशान? सर अभी तो मैंने स्क्रीनशॉट लिए, मैं बाद में जी नोट्स जी 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 इंशाल्लाह बनाऊंगा। जी जी बिल्कुल। अभी जो मैं समझा रहा हूँ इनके, वो समझ में तो आ रही है ना चीज़ें, इसमें कोई सवाल तो नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है फर्दर जी जी स्टडी समझ करेंगे। में आ रही है सर। जी जी, असल मतलब यही है कि ऑन द स्पॉट आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ऑन द स्पॉट समझ में आ रही, सर के ऊपर से जा रही है, तो वो फिर आपको तो हमारे लिए कंप्लेन है, फिर हमें तो उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको समझाने का प्रोसीजर। अगर नहीं समझ में आ रही है आप बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं इंशाल्लाह समझ में आ रही ओके, अच्छा ये दो चीज़ें आपने लिखे, ठीक है, चलो ठीक है, मैं समझाऊंगा। रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इज इक्वल टू, ओ सॉरी, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अच्छा, लाइक्लीहुड के नीचे आप लिखें चांसेस,
लाइक्लीहुड के नीचे आप लिखें चांसेस, और कॉन्सिक्वेंसेस के नीचे लिखें आउटकम। लाइक्लीहुड के नीचे लिखें, ब्रैकेट में लिख लें, ऐसे लिख लें समझने के लिए, चांसेस, और कॉन्सिक्वेंसेस के नीचे लिखें आप आउटकम। अब आगे चलते हैं। सर सेकंड वाला क्या बोला? आउटकम, आउटकम्स के लिए आउटकम्स। फर्स्ट लिखें चांसेस, सेकंड लिखें कॉन्सिक्वेंसेस के नीचे लिखें आउटकम्स। ओके सर। चलो ठीक है, अब फिर अब पीछे चलते हैं। अब पहले इन दो वर्ड को समझते हैं। ठीक है, लाइक्लीहुड क्या है बेसिकली, ये दो इमेजेस देखें और दो इमेजेस को हम पहले रीड करते हैं। देखिए दो जगह पे ज़मीन में क्रैक हुआ है, दो जगह है यहाँ पे। एक है नो एंट्री, जहाँ पे देखें पीछे इमेज को रीड आउट करें, नो एंट्री लिखा हुआ है पीछे। नो एंट्री के साथ देख रहे हैं कि यहाँ पे डस्टबिन वगैरह मतलब वेस्टेज वाला एरिया है, डंपिंग एरिया है, तो ज़्यादा यहाँ पे लोग आते जाते नहीं है, कम ही लोग आते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर है। अब सेकेंड इमेज रीड आउट करते हैं, सॉरी। अब सेकेंड इमेज ये है, सेकेंड इमेज में वही सेम फ्रैक्चर है, वही सेम क्रैक है, ठीक है। लेकिन ये एरिया देखें रूट है, ठीक है, रूट है, शॉप है, वहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा है, वहाँ पे आते जाते लोग ज़्यादा है, वहाँ पे लोग की पब्लिक है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या पाऊँ मैं? अच्छा थोड़ी देर रुको, ये क्लास ख़त्म कर रहा हूँ मैं, थोड़ी देर रुक जाओ। जी, तो सेकंड हम देख रहे हैं इसमें कि ये ज़मीन में एक और जगह फ्रैक्चर है, ठीक है। ये पब्लिक की प्लेस है, यहाँ पे लोग आने आने ज़्यादा है। तो जिस तरह मैंने लाइक्लीहुड में नीचे लिखवाया चांसेस, ठीक है, तो मतलब अब दोनों जगह पे आप मुझे ये बताइए कि लोगों के गिरने के चांसेस ज़्यादा कहाँ पर है, यानी कि कौन सा होल ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करेगा, ज़्यादा चांसेस कहाँ पर है? जी, मुझे बताइए ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा कौन सा फ्रैक्चर ज़्यादा खतरनाक है, पब्लिक वाला या फिर वेस्टेज एरिया वाला? दोनों सेम है। निशान आप बता दें, मेरे ख्याल आई थिंक ये लोग रिकॉर्डिंग वगैरह देखेंगे। सर वहाँ तो नो एंट्री लिखा हुआ ना, उसका तो कोई इतना चांसेस नहीं है, जितना जो पब्लिक एरिया है ना जी जी, एग्जैक्टली उसका ज़्यादा है। एग्जैक्टली। सो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि बेसिकली हैज़र्ड तो हर जगह मौजूद है, लेकिन उसका चांस आपने देखना होता है कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ। ये चीज़ तो समझ में आ गई, लाइक्लीहुड कहाँ पे क्या। अब कोई भी पूछे आपसे इंडस्ट्री वगैरह में कहीं पर भी, भाई ये दो चीज़ आपको दिखा देगा, दोनों चीज़ें पूछ लेगा, लाइक्लीहुड कहाँ पे ज़्यादा है, तो अपने चांस देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा डैमेज कर सकती है आपको, ठीक है, ज़्यादा मतलब जल्दी डैमेज कर सकती है, ये आपने देखना होगा चांस किसका सबसे ज़्यादा है। सेकंड चीज़ पे आ जाओ, लाइक कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज है आउटकम, आउटकम क्या होंगे, गिर बंदा तो टकरा गया उससे, हैज़र्डस इवेंट हो गया। हैज़र्डस इवेंट मतलब, हैज़र्डस इवेंट जैसे मैंने कहा ना, हैज़र्ड है वो जब कब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको, जब तक आप उसका कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, हैज़र्डस इवेंट नहीं होगा। सो हैज़र्डस इवेंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद के आउटकम्स क्या है वो हम देखेंगे, तो वो कॉन्सिक्वेंसेज में जाएंगे। अब आउटकम क्या है, पहला आउटकम क्या हो सकता है भाई, सामान गिर जाएगा, बंदा थोड़ा सा उससे ट्रिप होगा, ट्रिप मतलब अटकेगा, और देन फिर उसका सामान वगैरह गिर जाएगा और बंदा स्टेबल हो जाएगा। पहला तो आउटकम ये हो सकता है। सेकंड आउटकम ये हो सकता है वो गिरेगा और उसका पैर वगैरह डैमेज हो जाएगा, ठीक है, सामान भी गिर गया, उसका पैर भी डैमेज हो गया। थर्ड क्या हो सकता है, उसको मेजर को इंजरी आ सकती है, हो सकता है सामने कोई फ्रंट पे कोई ऐसी चीज़ हो, मेटालिक, जो आपके हेड वगैरह से कांटेक्ट में आए, और देन उसके बाद आपकी हेड इंजरी हो जाए, देन आपको फर्दर फाइनल आपकी डेथ भी हो सकती है किसी बंदे की। तो देख रहे हैं रिजल्ट कहाँ तक जा रहा है। तो ये सब मेजर करना होता है इन चीज़ों में, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपने चांस समझ लिया आपने, लाइक्लीहुड को, और कॉन्सिक्वेंसेस आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये आप अब देखो, यहाँ जैसे सामान गिरा हुआ है, फिर इसकी इंजरी वगैरह आई हुई है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, और मैंने फर्दर आपको ज़्यादा थोड़ा बता दिया, इसने सिर्फ फ्रैक्चर तक रखा है, लेकिन फर्दर मैंने हेड इंजरी बताई है आपको, हेड इंजरी के बाद उसको कुछ फर्दर भी डैमेज हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, फाइनल स्टेज पे मैं आपको ले गया हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो
किसी का कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से अरे चौथा ये भी हो सकता है जो हमने सामान वगैरह उठाया हुआ है तो उससे भी नुकसान दे, उसके अंदर भी एसेट वगैरह हो। यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये सब मेजर करना है ना, यही तो सब आपने मेजर करना है कि नुकसान कहाँ तक हो सकता है आपका, आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। मैंने बोला ना शुरू में, आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या, तो जितने आउटकम हो सकते हैं आपने उसमें लिखने होते हैं, ठीक है। सो तेरा रिस्क सिर्फ दो चीज़ें, रिस्क लाइक्लीहुड की चांस कितने, यानी कि चांसेस कितने किसी भी हैजर्ड के, और आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, तो वो उसको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं अभी एक नंबर आपको पता चलेगा। इसकी कैलकुलेशन में नंबरिंग किस तरह से करते हैं वो आप देखेंगे। नंबरिंग जब जब आएगी तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको रिस्क पता चलेगा कि बेसिकली रिस्क को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। अच्छा, एक मैं फर्दर ऐसी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, जो बाद में आप कंफ्यूज ना हो, कहीं पर भी आप जाएँ आपसे कुछ मेजर सवाल होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि रिस्क और हैज़र्ड में फ़र्क क्या है। भाई रिस्क मतलब भी खतरा, हैज़र्ड मतलब भी खतरा, ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ भाई, उर्दू में तो खतरा ही खतरा है दोनों। लेकिन अभी आपने एक चीज़ इसमें गौर की होगी कि हैज़र्ड जो है उसको आप सिर्फ नोट डाउन करते हो, हैज़र्ड को सिर्फ नोट डाउन करते हो, यहाँ पे ट्रिप हैज़र्ड है, यहाँ पे स्लिप हैज़र्ड है, ठीक है, यहाँ पे यूँ समझ लें कि टेम्परेचर हैज़र्ड है, फाइट हैज़र्ड है, तो ये सब तो उस पर सम हैज़र्ड हो गए, ठीक है। लेकिन रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड होता है, जिस तरह से भी आपने देखा, ठीक है, रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। तो उसको आप कैलकुलेट करते हो तो फर्दर आपको पता चलता है, तो जब भी आपसे मेजर, जैसे आप फर्स्ट करो हाइट वगैरह पे जाते हो, तो हाइट पे आप आम आम लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं यार, ज़्यादा ऊपर नहीं जाओ, ऊपर ज़्यादा रिस्क है, नीचे कम रिस्क है, ठीक है। हम ये थोड़ी होता है ऊपर ज़्यादा हैज़र्ड है, हैज़र्ड कभी नहीं बोला हमने, रिस्क की बात करी हमने। ऊपर रिस्क ज़्यादा है, नीचे नीचे थोड़ा कम रिस्क है, उसके नीचे और थोड़ा कम रिस्क है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया इसको। मतलब इधर से चांस कम है, इधर से उधर से रिजल्ट में कम कम आएंगे, उधर से आउटकम इतने खतरनाक आउटकम नहीं है। तो रिस्क बेसिकली कैलकुलेटेड अमाउंट में आप कह सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटेड रेफरेंस में दो मोर देन टू के दरमियान कंपैरिजन करते हो आप, दो चीज़ों के दरमियान चांसेस और उसके आउटकम देखते हो, देन आप रिस्क को बता देते हो आप, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि रिस्क और हैजर्ड भी क्लियर हो गया होगा आपको। देन ये वही चीज़ें बता रहा जो मैंने आपको आवाज नहीं बताया। आ रही आपकी। जी अब आवाज़ आ रही है, हेलो। अबे यार नेटवर्क चला गया था मेरा, सॉरी, नेटवर्क चला गया था मेरा। अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को, हेलो। जी दिशान, आवाज़ आ रही है आपको मेरी, हेलो। Zishan, have you noted my voice? Are you listening? हेलो निशान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। ओके ओके ओके, प्रोसीड करते हैं हम फर्दर। अच्छा जी, अच्छा जी, तो इसमें फर्दर प्रोसीड यूँ करेंगे हम कि रिस्क को आपने समझ लिया, बेसिकली रिस्क क्या है। अब रिस्क को आपने मेजर करने के लिए यहाँ पर आपको लोकेशन दी जाती है, सिनेरियो दिया जाता है, तो ये भी एक जस्ट, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको वहाँ पे चले भाई ये कह देंगे, फर्दर बात करते हैं कि बिलाल, आपने जो है इस जगह की रिस्क असेसमेंट करनी है, रिस्क फाइंड आउट करें इस जगह के, और बताइए क्या क्या रिस्क है यहाँ पे, और उसकी असेसमेंट करें, उसको कंट्रोल वगैरह बताएं, ठीक है। अब तो इसी तरीके के सिनेरियो होते हैं, ये आपके सामने मौजूद है। क्या सिनेरियो भाई, इसको रीड डाउन करते हैं। एक कैंटीन है, एक कैंटीन है, तो कैंटीन जाते हैं, स्टाफ वगैरह लोग आते हैं वहाँ पे, और टाइम क्या हो रहा है, घड़ी में आप टाइम देख सकते हैं कि 1 बजने वाला है, मतलब लंच टाइम है, पब्लिक का टाइम हो गया है। अब वहाँ पर ये जो वर्कर है, ये फ्लोर को जो है यूँ समझ लें कि वहाँ पे क्लियर कर रहा है फ्लोर को, ठीक है, और वाटर वगैरह वहाँ पे उसने समझ लें वाटर से जो है वो उसको क्लियर कर रहा है फ्लोर को, तो स्लिप हैज़र्ड हो सकता है यहाँ, ठीक है, लोग आते हैं स्लिप हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये चीज़ें रीड डाउन आपने करी है, मैंने तो आपको बता दी हैं, अब इसको रेड करता है यहाँ पे।
तो ये कहते हैं 3 चीज़ों पे आप फोकस करें, पहले तो कैंटीन है, दूसरा टाइम है और थर्ड यहाँ पे ये देखें किस टाइम पे, किस टाइम पे वहाँ पे वो वाटर आपका जो है हैज़र्ड बना हुआ है, स्लिप हैज़र्ड आपके पास आया हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें ये कैंटीन नहीं होती, फिर 1 बज रहा होता, बैकयार्ड का एरिया होता, तो ये आपके लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं था, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये अगर 1 बजे का टाइम होता, कैंटीन नहीं थी, जैसा मैंने बैकयार्ड फ़र्ज़ करें कैंटीन ही है और टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 9 बजे का, सुबह 9 बजे का या फिर 10 बजे का टाइम हो रहा है, तो मतलब पब्लिक का टाइम नहीं है, पब्लिक अभी इतनी नहीं आएगी, तो रिस्क यहाँ पे कम है कि आपको इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा ये। तो ये सब इसे इसको ये सब अब रीड डाउन करने की, इस तरह का रिस्क पड़ा है, तो अब इसको असेस किस तरह से करना है, एस्टिमेशन किस तरह से करनी है, जज किस तरह से करना है, रीड डाउन किस तरह से करना है, ये हम देख रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब एक इसमें जो वर्कर है वो आप देख सकते हैं कि वो सेकंड पर्सन को एक गाइडेंस दे रहा है, ये समझ लें इशारे से कि यहाँ पर आके आपने इसको क्या समझ ये डंप करना है, जो भी यहाँ पे मटेरियल है इसमें, आई थिंक कंक्रीट ही होगा ये, तो कंक्रीट को इसमें आपने डंप करना है, फिल आउट करना है जो होल है जहाँ पे वो बीम लेके खड़े हुए हैं। सो यहाँ पे आपको हैज़र्ड क्या नज़र आ रहा है, अब आपने यहाँ पे इसकी स्पीड हैज़र्ड है, ठीक है, जो इसका रिस्क बन सकता है। हैज़र्ड और रिस्क को आपने आप समझ रहे हैं, हैज़र्ड क्या है, नुकसान तो है यहाँ पे, अब रिस्क कब बोलोगे जब उसको कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट मतलब ये भाग के आ रहा है, रन कर रहा है, तो इसका बिहेवियर सही नहीं है, तो ये नुकसान ज़्यादा पहुँचा सकता है, ठीक है। अगर ये स्लो करेगा, उससे स्लो भागेगा तो कम हैज़र्ड है, कम नुकसान पहुँचाएगा। फाइनल जब ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक आएगा, तो ये बिल्कुल इसके रिस्क बिल्कुल तो कम नहीं हो सकता, फिर भी नुकसान में देखिए कुछ हद तक कंट्रोल कर लोगे आप। तो इसका देखिए इसका बिहेवियर यहाँ पे इसका हैज़र्ड है, ये जो रन करके आ रहा है ना, इसकी स्पीड जो है वो हैज़र्ड है। तो इसको भी कंट्रोल किस तरह से करेंगे आगे देखेंगे। बेसिकली अभी हम जज करना सीख रहे हैं कि इस प्लेस को, किसी भी सिनेरियो को, किसी भी जगह को आपने जज किस तरह से करना है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जो ये कैंटीन में एक पर्सन खड़े हुए हैं, ये कोई ऐसे ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं तो नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है, नॉन कन्फर्मिटी है, ये इजाज़त नहीं है यहाँ पे पहनने की ग्लव्स। इसके लिए कौन से ग्लव्स पहने जाते हैं वो आगे देखेंगे। वैसे ये बता दूँ, इसके लिए आपने रिमूवेबल ग्लव्स पहनने होते हैं, ठीक है, जो आपकी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी ना हो और उसको ज़्यादा से अच्छे से मेजर कॉस्ट इफेक्टिव ना हो और उसको चेंज कर सके टाइम टू टाइम। ये देखें, इसने बता दिया कि यहाँ पर आपके ग्लव्स आपके हैज़र्ड हैं। ये देखें सेकंड, ये एवापोरेशन है, ठीक है, एवापोरेट होते हैं यहाँ से टॉक्सिक सॉरी सॉरी क्या कर रहे हो यार, सॉरी गाइस। सो इसमें क्या ये आपको देख सकते हैं कि एवापोरेशन हो रही है यहाँ पर। एवापोरेशन में क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है कितने नुकसानदेह हम लोग के लिए एनवायरनमेंट में, ठीक है। ये हमारे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन की मिकदार को डिक्रीज़ करते हैं, इसमें सांस लेने की आपको बीमारी हो सकती है, सांस कम आएगी, उसकी वजह से आपकी डेथ वगैरह, लंग्स वगैरह अफेक्ट हो सकते हैं, डेथ भी अकर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैज़र्ड है कि इसके कंट्रोल आपने नहीं लगाए हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे हैज़र्ड है, इसको भी आगे देखेंगे कंट्रोल किस तरह से करते हैं इंडस्ट्री में, इसको भी देखेंगे आगे फर्दर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह शुरू में कहा था कि 2 पार्ट हम कवर कर सकेंगे इस पार्ट के, तो इसका थर्ड पार्ट इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे कि रिस्क असेसमेंट करते किस तरीके से, ठीक है। तो 2 पार्ट इसके हमने कवर किए, आज दोबारा फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी इसकी, ताकि मैं आपको इसके हवाले से बता सकूँ। ओके सर। जी जी, मैं इसके आपको हवाले से बता सकूँ कि आपने बेसिकली हमने स्टार्टअप कहाँ से लिया था, ये लिया था हमने स्टार्टअप कि व्हाट इज़ रिस्क। उम्मीद है आप लोगों को रिस्क समझ में आ गया होगा, रिस्क क्या होता है, ठीक है। और रिस्क असेसमेंट अभी हम समझेंगे, रिस्क असेसमेंट वगैरह अभी देखेंगे, रिस्क असेसमेंट होती कैसे है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट भी हमने बल्कि थोड़ी सी देखी है इसमें, जिस तरह इमेजेस वगैरह हमने रीड आउट करी है कि असेसमेंट किस तरह से करनी है, ये सब चीज़ें देखी हैं हमने। और थर्ड हम देखेंगे, उसको दोबारा हम कल से स्टार्ट करेंगे और प्रीव्यू के साथ, रिव्यू करने के साथ साथ इसको कल स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ तक आप लोगों का जो भी सवाल है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, दैन फिर इसको वाइंड अप करते हैं। और अल्लाह ताला से उम्मीद है हमारी कि देखिए हम बस सिर्फ हम लोग को ये समझ मेहनत करना हमारा काम है, रिजल्ट देना उसका काम है, लेकिन टारगेट से हमें अपने मूव नहीं करना है। टारगेट अचीव करना है, फुटबॉल की तरह हमारा टारगेट होना चाहिए। बाद अगर टारगेट हमारा डायरेक्ट गोल हो जाता है हमारा,
और बाज़ औक़ात हमें इधर-उधर से मूव करके जाना होता है, जिस तरह से फुटबॉल में होता है। क्योंकि टारगेट आपका एक होगा तो आप उसको अचीव करोगे, अदरवाइज़ टारगेट ही नहीं है तो बॉल इधर-उधर ही घूमती रहेगी। तो टारगेट एक रखना है आपने, अपनी फ़ील्ड एक रखनी है आपने, उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट करनी है आपने वो देखना है और हर चीज़ को आपने इबादत समझ के करना है। अब ये इसमें हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुस्लिम भी होते हैं और नॉन मुस्लिम भी होते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए नॉन मुस्लिम भी है, एक इंसानियत के तौर पे जो है ना आपने अचीवमेंट लेकर आनी है अपने अंदर कि आपकी ज़ात से किसी इंसानियत का नुकसान ना हो। और हम तो ख़ैर इसको इंसानियत भी और इसको इबादत के तौर भी करते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई इंसानों के लिए और इसमें हर चीज़ को हम अल्लाह ताला को सामने रखते हुए काम करते हैं, क्योंकि उसकी नज़र में हम कुछ भी नहीं है, ठीक है? उसकी नज़र में हम कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो इस दुनिया को ऐसे मसल के ख़त्म कर दे। सो बस ये कुछ चीज़ें होती हैं जो दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हम जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए जितनी चीज़ों को समझें, सो इंशाल्लाह इसको फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं कल से। सो ठीक है ज़ीशान, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लिएगा ग्रुप में भी। और और बाकी इसको स्टडी करें अच्छे से, बुक वगैरह की मैंने शेयर की थी आपको, तो बुक को भी रीड आउट करें। जी। जी सर, ये मैंने सारी नोट्स वगैरह जो है ना मैंने इंशाल्लाह आज बनाऊंगा, और इसमें कोई समझ नहीं आ रही होगी तो फिर मैं आपसे इंशाल्लाह जो है ना राब्ता करूंगा। जी, जी, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ आपका कॉन्टैक्ट किससे हुआ था? क्योंकि मुझे तो बस बता दिया जाता है कि इन लोगों को क्लासेस दे रही हैं आपने। हेलो? जी। सर कांटेक्ट जो हुआ था वो शफात भाई के थ्रू हुआ था, जी, ठीक है, मिस सुमन से। ठीक है। आपने लाहौर में कॉन्टैक्ट किया था इस्लामाबाद में? तो सर इस्लामाबाद में किया था। सही है, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपने फर्दर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है ये बताओ मुझे? सर डिप्लोमा होल्डर हूँ मैं, किस फ़ील्ड में? HVAC में। ओके, एंड एनी अदर क्वालिफ़िकेशन? सर मैट्रिक है क्वालिफिकेशन। ओके, ओके, ओके। यानी कि मैट्रिक है। अभी आप डिप्लोमा आप कह रहे हैं डिप्लोमा मैंने किया हुआ है? जी जी, डिप्लोमा किया हुआ है, और मैं जॉब कर रहा हूँ अपना सऊदी अरब में, ओके, ओके। रियाज सिटी में। ये रियाज़ में, ओके। सो कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल। देखिए अब आपको ना मैं एक चीज़ बता दूँ, एक्सपीरियंस आपने इंडस्ट्रीज़ वगैरह में अपनी लोकेशन में काफ़ी चीज़ें देखी होंगी। सर्टिफ़िकेशन के साथ एनहांसमेंट करें, ठीक है? एनहांसमेंट करें अपने साथ, अपने आप को चीज़ों को समझने हैं, उसको पढ़ने में, उसको सीखने में, आगे बढ़ने में जो है ना अपनी एफ़र्ट्स शो करें, ठीक है? और अपने सीनियर के साथ डिस्कस करा करें और जूनियर के साथ अपनी शेयरिंग करा करें, ये इसका तरीका होता है। सीनियर के साथ डिस्कस करो, तो आपकी जो भी कन्फ्यूज़न जी होगी वो जी, क्लियर होगी और जूनियर को जो है ना गाइड किया करो। जो चीज़ आपको आती है बता दो। हमारे यहाँ होता है ना लोग सही बताते सही। नहीं हैं। जो चीज़ आती है आप बताओ, उनको सिखाओ, गाइड करो और जो सीनियर हैं आपको उनके साथ डिस्कस करो। सर ये इस तरह है, इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है मुझे काइंडली बताइए। ठीक है? और अभी आप कहाँ वहीं रियाज़ में ही हो? जी जी, रियाद में हूँ मैं दरअसल। एक हफ्ते के लिए आया हूँ पाकिस्तान में ना, ओके, ओके। कराची में। ठीक है, ठीक। कराची में किस जगह पे? कराची में मैं सईदाबाद की तरफ हूँ। सईदाबाद या मलिर की तरफ? नहीं, सईदाबाद जो है ये अपना शेर शाह से आगे है ना। अच्छा ये पुलिस का ट्रेनिंग ऑफिस जो है जहाँ पर, मेरे ख्याल से। जी जी, सही। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक इसको। आपसे पहले आता। जी जी, जी, जी। बेस्ट ऑफ लक इसको चलें, प्रोसी थैंक यू सर। जी, जी, इसको प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कल हमारे साथ मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग होंगे क्योंकि आज क्लास वगैरह थी निबोश की भी, ठीक है? तो आप लोग फर्दर जो है ना निबोश वगैरह का टारगेट सही। बनाओ। आपका टारगेट होना चाहिए निबोश करना है, ठीक है? क्योंकि निबोश एक टफ कोर्स है। इसके अंदर तो जी चलो जी, आपको कोई मसला नहीं होगा, हम निकाल देते हैं आपको, लेकिन असल चीज़ है निबोश। सही सही। हाँ जी, तो उसके लिए आपको निबोश, जी यस, जी। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।